दहशतगर्दी की खेती करने वाले मुल्क में अब खुद दहशत ने जड़ें जमा ली हैं। पाकिस्तान का हाल उस चोर जैसा हो गया है जिसे डर है कि पकड़ा न जाए और खौफ छिपाए छिपता नहीं है। सिर पर आफत मंडराने लगी है तो हर एक हरकत उसका सबूत दे रही है। बेचैनी पूरी चाल ढाल में दिख रही है। इस वक्त पाकिस्तान के हर महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। इधर हमारी ओर से भी सिग्नल साफ हैं, हिंदुस्तान चुप बैठने वालों में से नहीं है। 2016 और 2019 जवाब सीधा मिला था और ज़बान वही जिसे पाकिस्तान बखूबी समझता है। अब फिर से खतरे की गंध है। 29 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्च स्तरीय बैठक की और सूत्रों के हवाले से खबर आई कि सेना को पूरी छूट दे दी गई। इसी तारीख को रात के वक्त पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार कैमरों के सामने आए, एक वीडियो शेयर किया। अगले 24 से 36 घंटों में भारत हमला कर सकता है। पाकिस्तान का भंगुर मनोबल एक बार फिर से टूट गया। लेकिन आज हमारा सवाल ये नहीं है कि भारत क्या कर सकता है, सवाल ये है कि पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है, उसकी सेना क्या कर रही है, आतंकियों को कहां छिपाया जा रहा है, रडार कहां लगाए जा रहे हैं और पाकिस्तान की सरकारें किसके दरवाजे खटखटा रही हैं। और सवाल एक और कि आज के दिन 30 अप्रैल को नई दिल्ली से रावलपिंडी में जो फ़ोन गया वहां क्या बात हुई। इन सारे सवालों के जवाब ढूंढेंगे आज। नमस्ते, हमें सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय खबरों का रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Candid, Hire and Sensodyne K. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सॉल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। बात शुरू करें उसके पहले आप ये नक्शा देखिए। इंडिया टुडे को मिले इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पर खबरें लिखी गई हैं। खबरें क्या हैं कि पाकिस्तान की सेना ने सियालकोट सेक्टर में अपने रडार सिस्टम्स को आगे की पोजीशंस पे, फॉरवर्ड पोजीशंस पे शिफ्ट करना शुरू कर दिया है ताकि अगर भारत हवाई हमला करे तो फौरन पता चल सके। इसके अलावा फिरोजपुर सेक्टर के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट्स लगाई जा रही हैं। मतलब सूचना, मूवमेंट ट्रैकिंग और एक खास जोन में एक्टिव डिजिटल डिवाइसेस को ट्रैक किया जा सके, ऐसा काम किया जा रहा है। खबरें यह भी बताती हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी लगातार एयर रेडीनेस का अभ्यास चला रही है। मतलब ये कि फौज को अचानक कार्रवाई के लिए तैयार किया जा रहा है। एक तरह से कहें तो यह तैयारी पाकिस्तान के युद्ध मोड में होने की ओर इशारा करती हैं। पाकिस्तान जमीन पर भी अपनी सेना को तैयार कर रहा है और दूसरी ओर उसने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में भी अपने मोहरे छुपाने शुरू कर दिए हैं। इंडिया टुडे को मिले इंटेलिजेंस इनपुट्स के आधार पे कहें तो पाकिस्तान ने पीओके में आतंकियों के कई लॉन्च पैड्स को खाली करा लिया है। वहां मौजूद आतंकियों को सेना के बंकरों और सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट किया जा रहा है। ये इलाके कौन कौन से हैं उनकी लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें टूट का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। जानकारों की माने तो ये अमूमन वो इलाके हैं जहां से LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर के सेक्टर से भारत में घुसपैठ की कोशिश की जाती है। और इन्हीं लॉन्च पैड्स पे ऐसे एस्टैब्लिशमेंट्स बने होते हैं जहां पे आतंकी संगठनों के लोगों को वेपन्स की ट्रेनिंग दी जाती है और वेपन दिए जाते हैं, हथियार दिए जाते हैं। फिर वहां से भारत में घुसपैठ करवाई जाती है। हमला ना हो जाए इसलिए ये सारे मोहरे अब छुपाए जा रहे हैं। ये तो हुई तैयारियों की बात। अब बात छलावों और हथकंडों की। बीते 6 दिनों से लगातार पाकिस्तान की ओर से सीज फायर का उल्लंघन किया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना ने LOC के अलग अलग पॉइंट्स पर रहकर फायरिंग की है। बात सिर्फ LOC तक की नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 29 और 30 अप्रैल की रात पाकिस्तानी रेंजर्स ने इंटरनेशनल बॉर्डर यानी IB के परगवाल सेक्टर में भी फायरिंग की।
भारत की तरफ से बीएसएफ और आर्मी ने इन कार्रवाइयों का जवाब दिया। बीएसएफ ने आईबी सेक्टर में, आर्मी ने एलओसी वाले सेक्टर में। लेकिन अचानक से ये फायरिंग क्यों की जा रही है? क्या ये हमला है? शायद नहीं। जानकार बताते हैं कि हमले की गलती तो पाकिस्तान नहीं कहेगा, अलबत्ता फायरिंग की आड़ में पाकिस्तान के सुरक्षा बल एक छलावा क्रिएट करते हैं जिसकी आड़ में घुसपैठिए भारत में दाखिल हो सके या वापस पाकिस्तान में दाखिल हो सके। फायरिंग पर एक अपडेट 30 अप्रैल की शाम भी आया। दिल्ली में मौजूद भारतीय थल सेना के मुख्यालय से एक फोन गया। घंटी बजी। रावलपिंडी में मौजूद चकलाला कैंप यानी पाकिस्तानी आर्मी के मुख्यालय में लगातार हो रही फायरिंग को लेकर आगाह किया जाना था। दोनों देशों की सेनाओं के डीजी ऑपरेशन के बीच बातचीत हुई। न्यूज़ एजेंसी एनआई के मुताबिक भारतीय सेना ने पाकिस्तान को समझाइश दी, फायरिंग न करें, प्रोवोक न करें। लेकिन यह भी साफ है कि पाकिस्तान का सैन्य ढांचा नर्वस है। बयानों से लेकर बहानों तक आक्रामकता हावी है। पाकिस्तान ने अपने परंपरागत हथियार भी अपने किट से निकाल लिए हैं। जवाबदेही से बचते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान बीच बीच में खींचकर अपनी ओर ले आना, ऐसे काम किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हमदर्दी जुटाना, जांच की मांग करना और फोन कॉल्स पर विश्व के नेताओं के सामने गिड़गिड़ाना। खबर यह है कि तुर्की के साथ सैन्य साझेदारी को पाकिस्तान ने फिर से सक्रिय किया है। 27 अप्रैल को कुछ तुर्की सैन्य ट्रांसपोर्ट विमानों के पाकिस्तान में उतरने की पुष्टि हुई। वहां से हथियारों की आपूर्ति की भी चर्चा हुई है। धड़ाधड़ फोन भी घुमाए जा रहे हैं। 27 अप्रैल को पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इशाक डार ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी से बात की। उसी दिन उन्होंने ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी से भी बातचीत की थी। 28 अप्रैल को पाकिस्तान के रूस स्थित राजदूत मोहम्मद खालिद जमाली की मुलाकात रूस के उप विदेश मंत्री अंद्रे रुंदेको से हुई। ये मुलाकात जमाली के आग्रह पे हुई थी। इसी कड़ी में चीन को भी पाकिस्तान ने कूटनीतिक तौर पे अपनी तरफ से तैनात करने की कोशिश की है। चीन ने पाकिस्तान की उस मांग का समर्थन किया जिसमें पाकिस्तान ने पहलगाम हमले की निष्पक्ष जांच की बात रखी थी। यानी पाकिस्तान की जो तब की मांग थी कि निष्पक्ष जांच हो, ज्वाइंट जांच हो, उसके समर्थन में चीन दिखाई दिया था। लेकिन अब के प्रोवोकेशन में और अब की कार्रवाइयों में चीन कितना शामिल है, इसकी सूचना भी नहीं मिलती है। जानकार ये भी बताते हैं कि चीन अपना कदम सोच समझ के उठाएगा, क्योंकि उसके सामने एक पाकिस्तान है और दूसरी तरफ भारत जैसा विशाल बाजार। पाकिस्तान ने प्रस्ताव दिया था कि इस जांच दल में, जो ज्वाइंट कमेटी की बात हो रही है, इस जांच दल में चीन, रूस या कुछ और पश्चिमी देशों के विशेषज्ञ भी शामिल किए जा सकते हैं। तो यह सब पाकिस्तान कर रहा है अंतर्राष्ट्रीय सपोर्ट जुटाने के लिए। भारत की यह सब कुछ करने की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने इस हमले की निंदा कर दी है। हमले के बाद भारत को करीब 16 अलग अलग देशों से फोन आए। अमेरिका जैसे देशों ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में भारत का साथ देने की बात भी कह दी है। अब पाकिस्तान के सूचना मंत्री के बयान की बात करते हैं। देखिए, ये इत्तेफाक नहीं है कि एक दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी की मीटिंग हो रही है और कुछ ही घंटे बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री खुद वीडियो डाल देते हैं कि भारत अगले 36 घंटों में हमारे ऊपर हमला कर सकता है। आप इसे ऐसे देखिए कि वो एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से गुहार लगा रहे थे कि जब किसी मुल्क को लगता है कि उसके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है तो वो पहले से ही डिप्लोमेटिक इंश्योरेंस लेता है, दुनिया को बताता है कि देखिए हम पर तो हमला हो सकता है, ताकि अगर कुछ हो तो वो पीड़ित नजर आए। आप खुद उनकी बात सुनिए और अंदाज लगाइए। Pakistan has credible intelligence that India intends carrying out military action against Pakistan in the next 24 to 36 hours on the pretext of baseless and concocted allegations of involvement in the Pahalgam incident. Pakistan reiterates that any such military adventurism by India would be responded to assuredly and decisively. The international community must remain alive to the reality that the onus of escalatory spiral and its ensuing consequences shall squarely lie with India. The nation reiterates its resolve to defend the sovereignty and territorial integrity of Pakistan at all costs. Pakistan Zindabad. किसी भी हमले का करारा जवाब दिया जाएगा, भारत ही जिम्मेदार होगा, पूरा रीजन ही संकट में आ जाएगा। ये सब लाइनें
कही गई हैं, जो कमज़ोर देश तब बोलते हैं जब वो अपने बचाव की मानसिकता में उतर जाते हैं और चाहते हैं कि दुनिया उनके बचाव के लिए आगे आए। इसी बौखलाहट में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस से अपील कर दी कि भारत को काउंसल किया जाए, मतलब ये कि भारत को समझाया जाए, रोका जाए। हमने जानकारों का रुख किया और उनसे पूछा कि पाकिस्तान की हरकतों को कैसे देखा जाना चाहिए, उसके बयानों और डिप्लोमेटिक आउटरीच का कितना असर पड़ेगा आने वाले समय में, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को लेकर क्या रुख रख सकता है। सुनिए उन्होंने हमसे क्या शेयर किया। देखिए, पाकिस्तान स्टेट आर्मी बेसिकली अभी तो बहुत डर के बैठा है। आपने देखा होगा कल आर्मी एज वेल एज द स्टेट, कल 2:30 रात को इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया कि वॉर होने वाला है रात को, तो ये काफी डर के बैठे हैं कि कुछ होने वाला है। दूसरी बात है कि इंडस वाटर ट्रीटी अगर हम अप्रैल से शुरू करें ये रिडक्शन ऑफ वाटर, फिर उनके लिए ये तो कंप्लीट डिजास्टर है। तो इसीलिए ये इधर उधर भाग रहा है, रशिया के पास, यूएई के पास, ईरान से बात किया, सबसे बात करें। चीन ने तो एक नया स्टेटमेंट भी दिया है कि पाकिस्तान बहुत अच्छा काउंटर टेररिज्म कर रहा है। DGISPR का ब्रीफिंग था विच सॉरी वाज लाफेबल, मतलब मुझे हंसी आया वो सुन के कि ये क्या द थिंग्स दैट यू आर सेइंग कि आर्मी ऐसे कर रहा है, हमारा आर्मी उसके स्टेट के अंदर ऐसे ऐसे कर रहा है। फॉरेन रिपोर्टर्स के लिए ब्रीफिंग दिया था। तो ये सब एक तरह का उनका एक पैनिक सिचुएशन है। सो ये वी शुड एक्सपेक्ट दैट ये तो होगा ही, क्योंकि ये अगर उनके वॉर हो गई सचमुच, दैट्स द एंड ऑफ पाकिस्तान। यूनाइटेड नेशंस की बात तो भारत से भी हुई है। यूएन ने दोनों देशों से अलग अलग बात की है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उन्हें फ़ोन किया था। क्या कहा? पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की स्पष्ट निंदा की। मैं इस बात की सराहना करता हूं। इस बात पर सहमति बनी कि हमले के लिए जवाबदेही तय करने की ज़रूरत है। भारत संकल्प ले चुका है कि इस हमले में के अपराधियों, प्लान बनाने वालों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। अब देखा जाए कि पाकिस्तानी मीडिया क्या लिख रही है और कैसे वहां के लोगों को एक ऐसे सच पर, एक ऐसे बात पर यकीन करने को कहा जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है जिसका कोई वजूद नहीं है। पाकिस्तान के सरकारी चैनलों के हवाले से 30 अप्रैल की सुबह की खबर चली। कहा गया कि हिंदुस्तान के 4 रफाल विमान LOC के करीब रात के वक्त गश्त कर रहे थे और जैसे ही पाकिस्तान एयरफोर्स को सूचना मिली, इनकी मौजूदगी का पता चला, उन्होंने फौरन अपने लड़ाकू विमानों को हवा में उतार दिया। दावा, भारतीय रफाल घबरा गए और भाग खड़े हुए, ऐसा पाकिस्तान के अखबारों का कहना था। भारतीय सेना तो दूर की बात, पाकिस्तान की सेना और वहां की सरकार तक ने भी इस बाबत कोई बयान जारी नहीं किया। पता नहीं मीडिया को ऐसी खबर कहां से लग गई थी। इसी दिन डॉन ने, अखबार है वहां का, उन्होंने सरकारी सूत्रों के हवाले से एक और खबर चलाई। लिखा कि भारत के 2 ड्रोन्स को पाकिस्तानी सेना ने मार गिराया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया कि दोनों ड्रोन्स POK में मारे गए। इस बाबत भी दोनों ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। इसके अलावा एक और खबर है डॉन की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA की 10 उड़ानें रद्द हो गई हैं। एयर स्पेस को क्लीन रखा जा रहा है, गोया एयरफोर्स का मूवमेंट होना हो, लेकिन अभी के हिसाब से ये सब हवाबाजी ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि पुष्टि अभी भी नहीं हुई है। यानी कुल जमा बात यह कि पाकिस्तान की मीडिया, वहां की आर्मी, सरकार से जुड़े लोग डर के माहौल में कुछ भी लिख बोल रहे हैं। ये माहौल सिर्फ सेना और सरकार तक सीमित नहीं है। पाकिस्तान में शेयर बाजार भी थर थर कांप रहा है। कराची का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी वहां का BSE या NSE समझ लीजिए, वो 30 अप्रैल को सुबह से ही नीचे गिरना शुरू हो गया। ये बाजार का वो सूचकांक है जो देश की अर्थव्यवस्था में निवेशकों का भरोसा दिखाता है। कराची स्टॉक एक्सचेंज यानी KSE 100 नाम से मत घबराइए, ये पाकिस्तान के 100 सबसे बड़ी कंपनियों का सूचकांक है, जैसे भारत में निफ्टी 50 होता है। अगर ये गिरता है तो समझ लीजिए कि पूरे देश के कारोबारियों का भरोसा डोल गया है। दिन खत्म होते होते KSE 100 कुल 3,545 अंक गिर गया और सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, उनके डॉलर बॉन्ड्स जो विदेशों में बिकते हैं और जिनसे वो उधारी लेते हैं, वो भी, उनका मूल्य भी गिर गया। मतलब विदेशी निवेशक भी डर गए हैं कि पाकिस्तान कहीं युद्ध में न उलझ जाए। भारत में भी तनाव है, लेकिन बाजार पर वैसा असर नहीं पड़ा है। शेयर बाजार में तेजी बरकरार है। अगर कोई कार्रवाई होती भी है तो भारत आर्थिक रूप से कितना संभाल लेगा, ये तो समय बताएगा।
क्योंकि जब जब युद्ध या राजनीतिक संकट होता है, तनाव होता है, बाजार पर इसका असर दिखता ज़रूर है। भारत में इसके अलावा और क्या तैयारियां हैं कूटनीतिक किस्म की, सुनते हैं साथी पत्रकारों को। मंगलवार को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों सेना अध्यक्षों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, NSAG डोभाल के साथ 1.5 घंटे की जो बैठक की, उससे साफ संदेश पाकिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई होनी है उसको लेकर निकला। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी तीनों सेनाओं की जो प्रोफेशनल ताकत है, जो क्षमता है, उस पर देश को पूरा भरोसा है और अब तीनों सेनाएं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान में बैठे जो आतंकी हैं, उनके जो सरगना हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर पूरी तरह से उनकी जिम्मेदारी उनको दे दी गई है, खुली छूट उनको दी गई। अगर एक रक्षा संवाददाता के तौर पर मैं खुली छूट का मतलब तीनों सेनाओं के लिए देखूं तो इसका सीधा मतलब ये है कि अब तीनों सेनाएं पाकिस्तान के कब्जे कश्मीर POK और पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी सरगना है, चाहे बात हाफिज सईद की जाए जो लश्कर का सबसे बड़ा आतंकी है, उसके अलावा मसूद अजहर की बात की है जो जैश का सरगना है, और ऐसे और जो लोग हैं उनके खिलाफ सीधे अब तीनों सेनाएं युद्ध छेड़ सकती हैं। यानी कि तीनों सेनाओं की जो पूरी क्षमता है, मारक क्षमता है, उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। यानी कि हमने देखा जिस तरह से सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके बाद 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई, लेकिन अब जो तीनों सेनाओं को खुली छूट देने का सीधा मतलब यही है कि तीनों सेनाएं स्वतंत्र हैं जमीन, आसमान और समुद्री मोर्चे पर, और उनके पास जो पूरी ताकत है, चाहे बात मिसाइल की जाए, बम की जाए, आर्म्स ड्रोन की जाए या और जो मारक क्षमता है, उन सब का वो इन आतंकी सरगनाओं के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरह से मोटे तौर पर अगर हम देखें तो भारत की तीनों सेनाओं की जो विकल्प हैं, जो क्षमता है, वो इस तरफ इशारा करती है। अगली खबर पर बढ़ने के पहले इसी तनाव से जुड़ी एक और खबर सुनते जाइए। पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, इनकी पहलगाम हमले पर पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। खान ने हमले को बेहद परेशान करने वाला और दुखद बताया है। उन्होंने आतंकवादी हमले में पाकिस्तान के समर्थन के भारत के आरोपों को खारिज किया है, साथ ही अपने देश की सरकार पर भी जमकर हमले किए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भैया नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी को स्वार्थी बताते हुए उन्होंने कहा कि उनसे पाकिस्तान पर लग रहे आरोपों के खिलाफ किसी कड़े रुख की उम्मीद करना बेकार है। उन्होंने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के पास भारत के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने की पूरी क्षमता है। अब यह तो वक्त ही बताएगा। हमारा बड़ी खबर सेगमेंट यहीं तक। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी बांग्लादेश से है। 30 अप्रैल को बांग्लादेश हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक बड़ा फैसला दिया। हिंदू संत चिन्मय कृष्णदास को जमानत मिल गई। वही चिन्मय कृष्णदास जिन्हें बांग्लादेश में राजद्रोह के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। चिन्मय दास इस्कॉन से जुड़े रहे हैं पास्ट में। इसके अलावा वो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण ज्योत ग्रुप से जुड़े रहे हैं। साथ ही पुंडरीक धाम के अध्यक्ष भी बताए जाते हैं। नवंबर 2024 में बांग्लादेश के चटगांव में एक रैली हुई थी। इसमें एक भगवा झंडा फहराया गया था जिस पर आमी सनातनी यानी मैं सनातनी लिखा हुआ था। बाद में बांग्लादेश की BNP पार्टी के नेता फिरोज खान ने आरोप लगाया कि रैली में बांग्लादेश का झंडा उतारा गया और चिन्मय दास समेत 18 लोगों पर राजद्रोह का केस दर्ज हो गया। इसके बाद 25 नवंबर 2024 की तारीख को चिन्मय कृष्णदास ढाका एयरपोर्ट पर मौजूद थे, तभी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगले दिन अदालत में पेशी हुई, जमानत नहीं मिली, अदालत ने जेल भेज दिया। लेकिन इस एक गिरफ्तारी से बांग्लादेश का माहौल बदल गया। ढाका और चटगांव में सड़कों पर लोग उतर आए। हिंदू समुदाय ने तीखा विरोध शुरू किया। भारत सरकार ने भी उस वक्त चिंता जताई थी। प्रदर्शन तेज हुए। पुलिस ने आंसू गैस, लाठीचार्ज और रबर बुलेट से जवाब दिया। इसी बीच चिन्मय दास के वकील ने हाई कोर्ट में जमानत की अर्जी लगाई और 30 अप्रैल को जस्टिस अतोआर रहमान और जस्टिस अली रजा की बेंच ने जमानत मंजूर कर दी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई तो चिन्मय दास जेल से बाहर आ जाएंगे। दूसरी सुर्खी US से 29 अप्रैल को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के 100 दिन पूरे हो गए। इस खुशी में डोनाल्ड ट्रंप ने मिशिगन स्टेट में एक विशाल रैली को संबोधित किया। डेट्रॉइट सिटी के एक विशाल स्पोर्ट्स कम एक्सपो सेंटर में वो ये रैली आयोजित थी। राजधानी वॉशिंगटन से लगभग 850 किलोमीटर दूर हजारों समर्थक जमा हुए। ट्रंप ने डांस किया, जश्न मनाया
इस दौरान उन्होंने समर्थकों के सामने अपनी उपलब्धियों को गिनाया। विपक्षी डेमोक्रेट्स पर भी जमकर हमला किया, जॉब से लेकर टैरिफ तक की बात की। इन 100 दिनों के कार्यकाल को उन्होंने रिवॉल्यूशन ऑफ कॉमन सेंस कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपतियों जो बाइडेन और बराक ओबामा उनको आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने बड़े पैमाने पर अमेरिका में बॉर्डर्स पर घुसपैठ की इजाजत दी, अपराधियों और आतंकवादियों को अंदर आने की अनुमति दी, जिन्हें अब हम बड़े पैमाने पर डिपोर्ट कर रहे हैं। ट्रंप ने एलियन एनिमीज एक्ट का भी बचाव किया। यह एक्ट अमेरिकी राष्ट्रपति को दुश्मन देश के नागरिकों को हिरासत में लेने और उन्हें डिपोर्ट करने का अधिकार देता है। इस दौरान उन्होंने अमेरिका से अल सल्वाडोर के कुख्यात जेल भेजे गए इमिग्रेंट्स के ऑडियो वीडियो भी दिखाए, जिस पर भीड़ ने जमकर ताली बजाई। जाते जाते एक जरूरी सूचना, किताब वाला में इस बार हमारे मेहमान हैं तारीख पे जस्टिस लिखने वाले लीगल एक्सपर्ट्स प्रशांत रेड्डी और चित्राक्षी जैन। बातें हुई जिला स्तर की अदालतों में कौन से मुद्दे हैं, सबसे बड़ी परेशानी, कोर्ट्स में मास फायरिंग और जजों की कम संख्या की क्या सच्चाई है, इस पर भी बातचीत हुई। इस एपिसोड का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।